चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे 192 टीडीएस ऑन सैलरी क्या है, किन लोगों पर एप्लीकेबल होता है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपके टैक्स रेट में क्या चेंज होने वाला है। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में बताया था और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराए थे, बट उसमें जो हमने बात करी थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करी थी। आज हम आपके साथ बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, जो न्यू बजट के अंदर अपडेट आया है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 192 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है टीडीएस ऑन सैलरी पर। याद रखना, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक होगा एम्प्लॉयर, एक होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो टीडीएस काटता है, और एम्प्लॉय कौन होता है? जिसका टीडीएस कटता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय की कैटेगरी में करते हैं। और आपने एम्प्लॉयर सुना होगा, साथ में कॉन्ट्रैक्टर सुना होगा या कॉन्ट्रैक्टी सुना होगा, डिडक्टर या डिडक्टी, बात सेम है। वो लोग जो टीडीएस काटते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयर, डिडक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जिनका टीडीएस कटता है वो एम्प्लॉय होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टी होते हैं। सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी की बात हम कर रहे हैं। इसमें मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, जो एक एम्प्लॉयर है, जो एक व्यक्ति एम्प्लॉय को 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी देता है, जो टोटल कितने रुपए हो जाएगी? 6 लाख रुपए हो जाएगी। मान लेते हैं 6 लाख की इनकम पे 10% टैक्स बनेगा, जो कितना होता है? 6 लाख, जिस पर टोटल टैक्स कितना बन जाएगा? 60,000 रुपए टैक्स बन गया 6 लाख की इनकम पे। और ये पूरे साल का 60,000 रुपए है। हमें इसे मंथली करना है कैलकुलेट, तो जितना भी हमारा टीडीएस बना है उस पर हम 12 से डिवाइड कर देंगे, या जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ मंथ होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पर मंथ का क्या निकल जाएगा? टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कितना बनता है? 5,000 रुपए बनता है। अब अगली बार जब पेयर या फिर एम्प्लॉयर जब 50,000 रुपए सैलरी देगा, तो 50,000 रुपए सैलरी नहीं देगा, वो 50,000 में से कितना माइनस कर देगा? 5,000, और सैलरी कितनी देगा? 45,000 रुपए उसे सैलरी देगा। यही मिस्टर पेई जो एम्प्लॉय है, उसे 6 लाख रुपए इनकम मिली थी। इस 6 लाख पे 60,000 टैक्स बन गया था। जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो उस समय से टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके मालिक ने उसकी इनकम का ऑलरेडी टैक्स सरकार को दे दिया। लेकिन अगर उसकी एम्प्लॉय की इनकम कम हो जाती, तो जो उसने 60,000 रुपए टैक्स दिया है वो उसको क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। सरकार सिंपल सी बात कहती है कि अगर आपका टैक्स ज्यादा है तो जितना आपका ज्यादा जाएगा 60,000 से ऊपर, उतना आप टैक्स पे कर देना, क्योंकि 60,000 रुपए आपने ऑलरेडी दे दिया है। और अगर 60,000 से कम बनता है आपका टैक्स, तो वो आपको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। ये सिनेरियो चलता है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा टीडीएस कटा है वो सामने वाले ने जमा कराया या नहीं कराया? उसके बदले वो हमें क्या देगा? टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। जब वो टीडीएस सर्टिफिकेट देगा तो उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि इसने टीडीएस कब काटा, सरकार को कब जमा कराया, तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए जो आपका टीडीएस काटेगा वो आपको क्या अवेलेबल कराएगा? टीडीएस सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर टीडीएस किस पर एप्लीकेबल होगा? सर इसमें कोई एम्प्लॉय की लिमिट होती है? तो यहाँ मेंशन है नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, की मैटर नहीं करता आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। अगर आपकी कंपनी में 1 लोग काम करते हैं तब भी टीडीएस कटेगा। हो सकता है आपकी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं तब भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि जो टीडीएस कटता है वो किस पे कटता है? अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मेंशन है इफ टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टैक्स, अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सर अब क्या लिमिट है? अब लिमिट है 4 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। पहले लिमिट थी 3 लाख रुपीज। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कि सर अगर मैं किसी इंडिविजुअल के पास करूं तो टीडीएस कटेगा क्या? सर मैं एचयूएफ के पास करूं तो क्या मेरा टीडीएस कटेगा? या सर मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करता हूं तो क्या मेरा टीडीएस कटेगा? ये मैटर नहीं करता कि आप जॉब कहां करते हो, ये मैटर करता है कि आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स के अंदर आती है दायरे में या नहीं आती है। अगर दायरे में आएगी तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और अगर दायरे में नहीं आएगी तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सर जब भी हम टीडीएस को कैलकुलेट करेंगे तो किस मेथड को अपने माइंड में लेकर चलेंगे? जब भी आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या लेना है? टोटल सैलरी, आपको कितनी सैलरी मिलती है, उसमें से माइनस कर दो लेस डिडक्शन एंड रिलीफ। आपकी जितनी डिडक्शन है या जितना रिलीफ है वो माइनस कर दो, और जो सैलरी निकल के आएगी उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, जिसे बोलते हैं हम नेट टोटल सैलरी। और इसी पर ही आपको क्या करना है? टीडीएस को कैलकुलेट करना है। अब सर एक और क्वेश्चन आता है कि सर टीडीएस किस पे कटेगा? ड्यू बेसिस पर या रिसीव बेसिस पर? कि सर मेरी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन मुझे मिली नहीं, तो टीडीएस किस पे कटेगा? याद रखना ड्यू और एक्चुअल रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा उस पर टीडीएस कटेगा। अगर सैलरी पहले ड्यू हो रही है तो पहले टीडीएस कटेगा, और अगर सैलरी पहले रिसीव हो रही है तो टीडीएस पहले कटेगा। कई बार कुछ लोग एडवांस सैलरी ले लेते हैं, सरकार कहती है कि अगर पैसा एडवांस आपको मिल रहा है
तो उस पर क्या एप्लीकेबल होना चाहिए, टीडीएस एप्लीकेबल होना चाहिए। अब सर एक बात और आती है कि मान लीजिए मैं 3 जगह जॉब करता हूँ, मैं किसी के पास 10 बजे से 2 बजे तक जॉब करता हूँ, किसी के पास 2 से 4 करता हूँ और किसी के पास मैं 4 से 8 जॉब करता हूँ। तो सर मेरा टीडीएस कौन काटेगा, मिस्टर एक्स काटेगा, मिस्टर वाई काटेगा, मिस्टर जेड काटेगा? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि टीडीएस ये तीनों काट लेंगे अगर आपके दायरे में आते हो आप टैक्स स्लैब के, पर अगर नहीं आते हो तो तीनों में से कोई नहीं काटेगा। और मैं चाहूं तो मेरी मर्जी है, मैं तीनों में से किसी एक से टीडीएस कटवा सकता हूं और चाहूं तो मैं तीनों से भी टीडीएस कटवा सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट एक बात याद रखना, आप जिससे भी टीडीएस कटवाओगे बाकी दोनों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सर मैंने अपनी इनकम को टोटल जोड़कर सामने वाले को दिखा दिया। क्लियर? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टीडीएस कैसे कैलकुलेट करना प्रेफर कर रहे हो या किसके थ्रू टीडीएस कटवाना प्रेफर कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर मान लीजिए मेरे को सैलरी के साथ और भी इनकम होती है, टोटल 5 टाइप की इनकम होती है। पहली होती है सैलरी इनकम, जो किसी के पास रहकर आप जॉब करते हो, जो आपको पैसा देता है मंथली बेसिस पे, सैलरी बोलते। दूसरा आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास कोई जमीन है, आपने उसे रेंट पर दे रखी है और उससे आपको पर मंथ क्या मिलता है, रेंट मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा आता है पीजीबीपी, अगर आप कोई बिजनेस से कमाते हो उसकी इनकम को जोड़ देना। अगर आपको कोई कैपिटल गेन इनकम हुई है, कोई पुरानी असेट्स पड़ी थी या लैंड पड़ा था, आपने उसे बेच कर वहां से पैसा मिला है, वो किस में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। और फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इन चारों में नहीं आती, वो किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट की इनकम होती है, ठीक है, मैंने बैंक में पैसा डाल रखा है, बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, तो वो किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर की जाएगी। और जब भी टीडीएस कैलकुलेट करोगे तो याद रखना आप हमेशा किस पे करोगे, टोटल एस्टिमेटिंग ऑफ इनकम पे करोगे। आप सारी इनकम को जोड़ के भी टीडीएस कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए जब आप बड़ी कंपनी में जॉब करोगे तो सामने वाले आपसे पूछते हैं कि आपकी कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर होगी तो आप उनको बताइएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब जब भी टीडीएस कैलकुलेट करोगे, अगर आपको अप्रैल मंथ की सैलरी मिल रही है तो आप ये मान के चलोगे आपको मार्च तक सेम अमाउंट मिलेगा। अगर आपकी सैलरी अप्रैल मई जून तक सैलरी सही थी, मतलब सेम थी, और जुलाई मंथ से आपकी सैलरी क्या होगी, चेंज होगी। अप्रैल में आपकी सैलरी 60,000 रुपए थी और जुलाई से आपकी सैलरी कितनी होगी, 70,000 रुपए। तो बाकी जितने रिमेनिंग मंथ बचे हैं उन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 17,000 से मल्टीप्लाई करोगे और जो सैलरी निकलेगी उस पर क्या कर लोगे, टीडीएस कैलकुलेट कर लोगे। इसलिए आप जिस मंथ पे खड़े हो उस मंथ से लेकर मार्च तक की कैलकुलेशन आपको करनी है। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टोटल एस्टिमेटिंग ऑफ इनकम। तो जो भी साल होगा वो साल के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि सर अगर हम लोग किसी को हाउस रेंट अलाउंसेस देते हैं, एलटीसी देते हैं, लॉन्ग ट्रेवल कंसेशन देते हैं, पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या मुझे इनकी डिडक्शन मिल सकती है? अगर आप इन सभी की डिडक्शन लेना चाहते हो, जैसे आप एचआरए देते हो, एचआरए की डिडक्शन लेना चाहते हो, आप लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है आप उसकी डिडक्शन लेना चाहते हो, अपनी एलआईसी की लेना चाहते हो या मेडिकल हेल्थ का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो आपको सबका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो बेनिफिट मिल जाएंगे। ये बात आपको याद, ये बात तो हमारी बेसिक हो गई जो हमारे लिए रेलिवेंट था। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें सैलरी की कैलकुलेशन करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, ये टॉपिक हमारा बनता है। सैलरी की कैलकुलेशन करते वक्त हमें बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में लेकर चलना होता है, तभी चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। कैसे? सबसे पहले मान लेते हैं कि मिस्टर शाह हैं जिनको पर मंथ सैलरी जो मिलती है वो 40,000 रुपए सैलरी मिलती है, जो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है साल की, 4,80,000 रुपए होती है। इनको साथ में एचआरए का बेनिफिट भी मिलता है जो कितना है, 12,000 रुपए पर मंथ इनको मिलता है, जो साल का कितना हो जाएगा, 1,44,000 रुपए। इनको कन्वेंस भी मिलता है, एलटीए कोई मिला नहीं है इस साल। अदर सोर्स ऑफ इनकम जो इनको या अदर जो हुई है कंपनी की तरफ से अलाउंसेस मिले जो 60,000 रुपए की मिले, और टोटल सैलरी इनकी कितनी होगी, 7,44,000 रुपए की पूरे साल की। 50,000 रुपए इनको बोनस मिला है, सो सैलरी कितनी होगी टोटल, 7,94,000 ये आपकी सैलरी होगी। इसी के साथ साथ जब आप टीडीएस की कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लोज ए, जो बात करता है कि आप अगर कितनी भी सैलरी कमाते हो उसमें फ्लैट आपको 75,000 रुपए की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो इस केस में आपकी सैलरी थी 7,94,000, उसमें से माइनस हो जाएंगे 75,000, तो जो निकल के आएगा वो आपकी क्या बन जाएगी, सैलरी। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आपका एम्प्लॉय टैक्स जाता है या प्रोफेशनल टैक्स जाता है तो जितना आपने पे किया उतना क्या कर देंगे आप माइनस, और जो कैलकुलेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 7,16,000 रुपए हो गया। अब इसमें एक डिडक्शन और मिलेगी जो होगी एचआरए की। आपको एचआरए मिला तो पहले आपकी इनकम में जुड़ गया, अब आप कहते हो मुझे उसका क्या दे दो, डिडक्शन दे दो। डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप इन 3 बातों को मानोगे। सरकार ये कहती है कि आपके पास घर नहीं है किसी सिटी में, एचआरए होता क्या है, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस।
सर हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होते हैं? हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब होता है अगर आप किसी सिटी में जॉब कर रहे हो, वो सिटी में आपका मकान नहीं है, आप एक्चुअल में रहते हो किराए पर और आप एक्चुअल में रेंट पे करते हो, ठीक है, तो कंपनी आपको एचआरए देती है, लेकिन सरकार कहती है कि इन तीनों में जो सबसे कम होगा हम उसकी क्या दे देंगे, माफी। सर इन तीनों में सबसे कम होगा, सरकार ने कैलकुलेशन के लिए हमें एचआरए का फार्मूला दे रखा है। सर क्या फार्मूला होता है एचआरए का? एचआरए का फार्मूला सिंपल है, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए आपको जो रेंट मिलता है वो 10,000 रुपए पर मंथ मिलता है, ठीक है, या आप एक्चुअल में 10,000 रुपए पे करते, मिलता कंपनी से कितना है, 12,000 रुपए मिलता है। हम एक महीने की कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसे 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपको मिला 12,000 रुपए और आप पे करते हो कितना, 10,000, तो एक्चुअल एचआरए रिसीट कितना मिला मुझे, 12,000 रुपए कंपनी ने मुझे दिया। अब फार्मूला दूसरा पॉइंट इसमें है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए होता है डियरनेस अलाउंसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। जितने परसेंट महंगाई बढ़ती है उतनी परसेंट आपकी सैलरी बढ़ जाती है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या आपको जब हमने जॉब पर हायर किया था तब हमने आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया था हम आपको बेसिक सैलरी देंगे, साथ में प्लस क्या देंगे, डीए, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, डियरनेस अलाउंसेस। तो मान लेते हैं कि रेंट पेड कितना करते हैं हम पर मंथ, हम 10,000 रुपए पे करते हैं, ठीक है, तो रेंट पे हो गया 10,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। 10% क्या निकालना है, बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी कितनी है, 40,000, और 40,000 का आप 10% निकालो कितना हुआ, 4,000। अगर मुझे डीए मिला होता तो डीए क्या कर देता मैं, प्लस, लेकिन मेरे केस में मुझे डीए नहीं मिला तो डीए को मैं क्या नहीं करूंगा, प्लस नहीं करूंगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, अगर 10,000 में से 4,000 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए मेरा टोटल आ जाएगा। अब तीसरा सरकार कहती है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। सर ये 50% क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए? सरकार कहती है कि जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का मैटर करता है। जैसे आप दिल्ली में रहोगे तो थोड़ा रेंट ज्यादा होगा, लेकिन आप यूपी के किसी दूसरे एरिया में जॉब करोगे जो इतना पॉपुलर नहीं है तो वहाँ रेंट कम होता है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जो आपकी 50% सैलरी है उसका 50% आपको कैलकुलेट करके यहाँ डाल देना, ठीक है। ऐसी 4 मेट्रो सिटी सरकार ने बना रखी है, अगर आप इस सिटी में रहोगे तो आपको अपनी सैलरी का 50% कैलकुलेट करना है, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया, दीस आर मेट्रो सिटीज। तो इसमें जो टीडीएस कैलकुलेट होगा एचआरए का कितने परसेंट होगा, 50%, रेस्ट ऑफ अदर स्टेट देन 40%, बाकी सब में कितना लगेगा, 40, और इनमें कितना लगेगा, 50%। तो तीसरे फार्मूले में आप क्या करोगे, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। 50% कितनी सैलरी होगी, 40,000 रुपए हमारी फुल है, तो 50% कितनी होगी, 20। और जो इन तीनों में सबसे कम होगा सरकार हमें उसको कितने का बेनिफिट देगी, खाली उतने का ही बेनिफिट देगी। तो इन तीनों में सबसे कम कितना हमारा, 6,000 रुपए, और इन तीनों में सबसे कम हो गया 6,000 एक महीने का, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 72,000 रुपए। और अब मेरा सैलरी कैलकुलेट जो होगी वो कितने पर टीडीएस कैलकुलेट होगा, 6,44,000 का मेरा टीडीएस कैलकुलेट होगा। ये बात को आपको लेकर चलना। अब स्लैब रेट की बात करें, ये मेरी टोटल इनकम है। अब मुझे ये बात करना है कि इस पर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। पहले कैलकुलेशन तो आप इसी फॉर्मेट में करोगे, सब कुछ ऐसा ही कैलकुलेट करोगे। आप जो कट पीट के जो आपकी सैलरी निकल के आई है, अब ये देखनी है क्या ये मेरी स्लैब रेट में आ रही है, क्या मुझे इस पर बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो अब आएगा आपका 25-26, इसमें आपको इनकम अगर 12,75,000 तक है तो उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार एक नया रूल लेकर आई है। आपका टैक्स तो बनेगा लेकिन आपको सेक्शन 87A के हिसाब से क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रिबेट, और रिबेट का मतलब होता है उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आपकी इनकम इस समय कितनी है, 12,75,000 रुपए, और सॉरी 12,75,000 पे कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन मेरा टैक्स अभी इनकम कितनी, 6,44,000। अब 6,44,000 तो मेरी इनकम हो गई, लेकिन अब हम स्लैब रेट की बात करें नए फाइनेंशियल ईयर से, स्लैब रेट सरकार लाए 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। 4 लाख से 8 लाख की इनकम पे कितना परसेंट देना है, 5%, और फिर 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे कितना देना है, 10%, 12 लाख से 16 लाख की इनकम पे कितना देना है, 15%, 16 लाख से 20 लाख की इनकम पे कितना देना है, 20%, और 20 लाख से 24 लाख की इनकम पे कितना देना है, 25%, और 24 लाख से जितना भी ऊपर होगा उस पर आपको कितना देना है, 30% देना है। क्लियर? अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जो मेरी को टोटल टैक्सेबल सैलरी निकल के जो आई है 6,44,000, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप डायरेक्टली आप इसको इस वाले स्लैब में मत लाना, हमें स्लैब के हिसाब से टीडीएस को कैलकुलेट करना पड़ता है। स्लैब के हिसाब से कैसे, 0 से 4 लाख की इनकम, तो आप इस 4 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि टैक्स रेट कितना है, 0। फिर 4 लाख से कितना, 6 लाख तक इनकम, जो किस दायरे में आ गए, सेकंड स्लैब में आ गए, और इन दोनों में कितना डिफरेंस बचा, 2,44,000 बचा, तो इस पर कितना परसेंट होगा, 5%, तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा अप्रोक्सीमेट 12,200।
लेकिन ये टोटल आपका टैक्स बना 12,200। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। लेकिन सेक्शन 87A के हिसाब से आपको रिबेट मिल जाएगी 12,200 की, और टैक्स कितना देना पड़ेगा आपको? 0। कितना देना पड़ेगा? 0। क्लियर? तो आप इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम इस समय 40,000 ना होकर 1,10,000 होती, तब कितना होता? बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। अब हमने अपनी इनकम को इस क्वेश्चन में 1,10,000 कर दिया, और टोटल मुझे इनकम रिसीव हुई है वो अब टोटल आ गई 14,84,000 आ गई। अब मेरी इनकम ज्यादा हो गई तो क्या होगा? टीडीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट आप टीडीएस ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। बट ये याद रखना है, अगर मैं सैलरी क्लास तक हूँ और मेरी इनकम कितनी है? नमस्ते 12,75,000 तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर होगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। क्लियर? अब मैं इसी क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व करता हूं। अब मेरी जो टोटल सैलरी हो गई वो कितनी हो गई? 14,84,000 रुपए मेरी टोटल सैलरी। अब यहाँ पर वही स्लैब को बांट लेंगे। 0 से 4 लाख की इनकम पे 4 लाख हो गए, जिसपे 0 टैक्स बनेगा। 4 लाख से 8 लाख की इनकम हो गई, इस पे कितना बनेगा? 5%, 20,000 हो गया। फिर 8 लाख से कितना? 12 लाख, जो कितना हो गया? 4 लाख हो गया, जो कितना बनेगा? 10% बनेगा, जो कितना हो जाएगा आपका? 40,000 हो जाएगा। इसके बाद 12 लाख से कितना? 16 लाख हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो कितना हो गया? 12 लाख। और अब मैं सिंपल 14,84,000 में से माइनस कर दूंगा 12 लाख, तो कितना आ जाएगा? 2,84,000। और इस पर कितने परसेंट कैलकुलेट होगा? 15% कैलकुलेट होगा, जो कितना आ जाएगा मेरा? 42,600 आ जाएगा। अब मुझे रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुझे मिलने वाली सैलरी है वो कितने से ज्यादा हो गई? 12 लाख से ज्यादा हो गई। ठीक है, डिडक्शन को अगर हम जोड़ लें तो कितनी हो जाएगी? 12,75,000 हो जाएगी। और डिडक्शन की बात ना करें तो कितनी होगी? 12 लाख रुपए। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल कितना आ गया? 1,02,000 रुपए मेरा टैक्स बनेगा, 1,02,600 बनेगा। यहाँ पर टोटल मेरा ये आ गया टैक्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा? 4% हायर एजुकेशन सेस जुड़ेगा, वो जोड़ लेंगे, जो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 4104 रुपए। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका टीडीएस आ गया 1,06,704 रुपए। अब आप इसे क्या करोगे? 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे, अगर 12 मंथ है तो, और अगर जितने रिमेनिंग मंथ है उससे डिवाइड कर दो। तो मेरा जो पर मंथ टीडीएस कटेगा वो अप्रोक्सीमेट कितना कटेगा? 8,892 रुपए। तो मुझे जो सैलरी मिली थी पूरे साल की, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो पर मंथ सैलरी मिलेगी मुझे 1,23,666 रुपए। इसमें से माइनस हो जाएगा टीडीएस ये, और जो मेरे को हाथ में कट के टीडीएस आएगी वो सैलरी आएगी 1,14,774। आपको इस तरीके का अपना ट्रीटमेंट करना है जब भी आपको सैलरी कैलकुलेशन करनी है। ये पूरा मैकेनिज्म इसी तरीके से आपको बनाना है। स्लैब आपका यही चलेगा और टीडीएस कैलकुलेट भी वैसा ही होगा। बट एक बात याद रखनी है, सेक्शन 87A की जो बात करता है किसकी? रिबेट की, कि अगर आपकी इतनी इनकम तक टैक्स बनेगा तो सरकार उसे क्या करती है? माफ करती है। पहले ये जो 24-25 में था कि 7,75,000 रुपए था, और अब कितना हो गया है? 12,75,000 रुपए हो गया। अगर आप सैलरी क्लास में, अगर आप सैलरी क्लास में नहीं हो तो आपकी टोटल इनकम अदर सोर्सेज से हो, चाहे वो सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी हो, कैपिटल गेन हो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, वो कितना है? 12 लाख रुपए। और सैलरी क्लास के लिए कितना हो गया? 12,75,000 रुपए। और टीडीएस जो कैलकुलेट करोगे इसी मैकेनिज्म के साथ करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आपके साथ बात करी कि अगर हमें टीडीएस और सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।